बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए खास प्रावधान किए गए। दोनों राज्यों को स्पेशल स्टेटस तो नहीं दिया गया, लेकिन उसके बदले जो दिया गया वो स्पेशल स्टेटस से कम नहीं लगता। सड़क परियोजनाओं के लिए बिहार को 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में पिरपैंती में नए बिजली संयंत्र को लगाने का प्रावधान है। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है, बाढ़ वाली। बिहार में 2 प्रमुख धार्मिक स्थलों में कॉरिडोर बनाकर उसे धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मोदी सरकार मदद देगी। बिहार में उद्योगों को बढ़ाने के लिए गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में मोदी सरकार मदद करेगी। बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे यानी 2 एक्सप्रेसवे और बनेंगे। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का नया ब्रिज बनाया जाएगा। इसके अलावा नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का ऐलान किया गया। अलग अलग एजेंसीज से बिहार के लिए आर्थिक मदद भी अरेंज किया जाएगा। यानी आम बजट में मोदी सरकार ने बिहार को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड दे दिया। इस स्पेशल पैकेज से बिहार में एनडीए के सहयोगी चहक उठे। वो एकदम बम है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार, फिर बताता हूं कि चंद्रबाबू नायडू को इस बजट में क्या मिला है। बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था कि या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। ओवरऑल हम लोग कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। जो लोग इस बात का हो हल्ला मचाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनके पास ये जानकारी का अभाव है कि इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। इस बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए। यानी बिहार से जितने सहयोगी हैं सब बम है, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो। अच्छा, बजट में पीएम मोदी ने अपने दूसरे सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू का भी पूरा ध्यान रखा। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए लगातार फंड मांग रहे थे। उन्हें अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विकसित करने के लिए फंड की जरूरत थी। बजट में अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद का ऐलान किया गया और यह भी भरोसा दिया गया कि आने वाले सालों में भी एक्स्ट्रा फंड दिया जाएगा। इसके अलावा गोदावरी नदी पर बनी पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी मदद का भरोसा दिया गया। इस योजना को आंध्र प्रदेश के किसानों की लाइफलाइन कहा जाता है। इस योजना को पूरा करना चंद्रबाबू नायडू की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। आंध्र प्रदेश के कुछ पिछड़े इलाकों के विकास के लिए भी मदद का ऐलान किया गया। इंडस्ट्रियल यूनिट्स को विकसित किया जाएगा। हाईवे, बिजली, पानी और बाकी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी फंड जारी होगा। यानी चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी से जिस मदद की उम्मीद कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लिए उसे भी पूरा कर दिया। अब यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू ने भी इस मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता की तरफ से वो प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुक्रिया कहना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य की जरूरतों को पहचाना। बजट में राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और आंध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुक्रिया। केंद्र से यह समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में एक लंबा रास्ता तय करेगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो इस प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले बजट के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को बधाई देते हैं। बजट पर टीडीपी के सांसद राममोहन नायडू ने यहां तक कह दिया कि आज के बजट से साफ हो गया कि मोदी और नायडू की जोड़ी मतलब फेविकॉल की जोड़ी। अब बताइए, विपक्ष, इंडी अलायंस अगस्त में सरकार गिरवा रहा था और यहां नायडू के लोग कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के, कि मोदी नायडू की जोड़ी फेविकॉल की जोड़ी है। नीतीश कुमार बम, चिराग पासवान खुश। तो फिर कहां से गिरेगी सरकार भाई? यानी राहुल गांधी के जो अरमान थे नरेंद्र मोदी को
कुर्सी से उतारने के वो 2029 तक तो पूरे होते दिख नहीं रहे। कुल मिलाकर बजट में पीएम मोदी ने बिहार और आंध्र प्रदेश को आर्थिक मदद देकर अपने दोनों बड़े सहयोगियों को सेट कर दिया और इंडी गठबंधन के अरमानों पर पानी फेर दिया, क्योंकि इंडी गठबंधन लगातार यह नैरेटिव सेट कर रहा था कि मोदी सरकार तो बस अभी अभी गिर जाएगी। लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी के सहयोगी कह रहे हैं कि यह फेविकॉल की मजबूत जोड़ी है, टूटने वाली नहीं है। विपक्ष के लिए यह तो ले बलाया वाला सिचुएशन है, क्योंकि विपक्ष और उसका इकोसिस्टम तो माहौल बना रहा था कि भाई बिहार और आंध्र प्रदेश को कुछ ना मिलने वाला। यहां मामला पलट गया। इंडी अलायंस के नेता अब नरेंद्र मोदी को घेर तो रहे हैं, लेकिन खुद ही यह बात एक तरह से मान भी रहे हैं कि अब मोदी सरकार नहीं गिरने वाली। बजट पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है, मतलब आप मान रहे हैं कि कुर्सी बच गई। राहुल गांधी ने इस बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बता दिया और कहा कि दूसरे राज्यों की अनदेखी कर एनडीए सहयोगियों को खोखले वादे किए गए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार यह बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाई है। इससे एए यानी अडानी अंबानी को लाभ होगा और आम भारतीय को कोई राहत नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने इसे कॉपी पेस्ट बजट भी बताया। यह दावा किया कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी किया गया। राहुल गांधी के अलावा बजट को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि बजट को लेकर इंडी गठबंधन कैसे कंफ्यूजन में दिखा है। मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। पूरा बजट मानो दो प्रदेशों को और दो विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है। यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को, भाजपा को चंदा देते हैं, उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो पूरी तरीके से ये बजट व्यर्थ, कुर्सी बचाओ और उद्योगपति को और धनी करो का बजट ये हमें देखने को मिला। यानी इंडिया अलायंस कम से कम ये तो मान रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को भर भर के मिला, सरकार को खतरा नहीं है। इन्हीं के लॉजिक से अब ये खुद मान रहे हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं उसमें भी झोल है। बजट को लेकर इंडी गठबंधन ये आरोप भी लगा रहा है कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को ही आर्थिक मदद दी गई और विपक्ष के राज्यों को कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर में इस आरोप का भी सच आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि बजट का विरोध करते हुए इंडी गठबंधन कैसे कन्फ्यूजिया हुआ नजर आया। भाई, पहला कंफ्यूजन तो इनका यह है कि राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट बजट है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कॉपी किया गया है। दूसरी तरफ इस बजट को अडानी अंबानी वाला बजट बता रहे हैं। अगर बजट आपकी कॉपी पेस्ट है तो आपने क्या अडानी अंबानी वाला मैनिफेस्टो बनाया था क्या? तो खुद ही कुछ कह रहे हैं, खुद ही कुछ हो रहा है। कह रहे हैं इस बजट में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो फिर आपके मैनिफेस्टो से कॉपी क्या किया? और अगर मैनिफेस्टो से कॉपी किया है तो कुछ तो है बजट में। दोनों बातें एक साथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये कॉपी पेस्ट बजट है तो फिर अंबानी अडानी वाला बजट कैसे होगा? दूसरा कंफ्यूजन, एक तरफ इंडी गठबंधन कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आधी अधूरी रेवड़ी बांटी ताकि एनडीए की सरकार बची रहे। अगर आधी अधूरी मदद ही दी गई तो कैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बजट की तारीफ कर रहे हैं? क्यों वो थैंक यू मोदी जी कह रहे हैं? और आप एक तरफ कह रहे हो कि आधी अधूरी दी, दूसरी तरफ कह रहे हो कि सब तो इन दोनों को ही दे दिया। तीसरा कंफ्यूजन, कल तक इंडी गठबंधन डंके की चोट पर कह रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। आज कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने तो अपनी सरकार ही बचा ली। 2 दिन पहले कुछ कहते हैं, 2 दिन बाद कुछ। चौथा कंफ्यूजन, बिहार को मिली आर्थिक मदद पर अब इंडी गठबंधन कह रहा है कि मदद का ऐलान तो हो गया, लेकिन मदद पहुंचने में कितना इंतजार करना होगा यह पता नहीं। जब मदद नहीं मिली थी तो कह रहे थे कि मोदी सरकार तो बिहार को कुछ देने वाली नहीं है, कोई मदद नहीं मिलने वाली। अब ऐलान कर दिया तो कह रहे कि मदद पहुंचने ही वाली नहीं है। पांचवां कंफ्यूजन, इसी तरह आंध्र प्रदेश के लिए इंडी गठबंधन के कुछ नेता कह रहे हैं कि बजट में तो बिहार और आंध्र प्रदेश को ही सब कुछ बांट दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के भरोसे मोदी सरकार चल रही है, फिर भी वो सिर्फ अमरावती के लिए स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट ही ले पाए, उनको ज्यादा कुछ मिला नहीं। तो एक बार मन तो बना लो बॉस कि सब बिहार आंध्र प्रदेश को दे दिया या बिहार आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं दिया। एक बार मन बनाओ, आधे बोल रहे हो दे दिया सब, आधे पिन मार रहे हो कि देखो तुमको कुछ नहीं मिला।
छठा कंफ्यूजन, इंडी गठबंधन से जुड़े समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद आरोप लगा रहे हैं कि बजट में अयोध्या की अनदेखी की गई, जबकि यही लोग अयोध्या की हार पर नरेंद्र मोदी को कहकर घेर रहे थे कि अयोध्या को चमकाने और राम मंदिर बनाने के बावजूद बीजेपी हार गई। तो पहले आप खुद मान रहे थे कि अयोध्या को चमका दिया, अब कह रहे हैं बजट में कुछ नहीं दिया। यानी इंडी गठबंधन क्या बोलता है, क्या नैरेटिव बनाता है, आपस में तय तो कर लो भाई। चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का भी मेरा ही, सब कुछ कर लो, लेकिन पहले मन तो बना लो कि बोलना क्या है। बजट को लेकर इंडी गठबंधन का एक आरोप यह भी है कि बीजेपी ने सब कुछ अपने सहयोगियों को दे दिया, दूसरे राज्यों की अनदेखी की गई। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को कुछ नहीं मिला, आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि दिल्ली को कुछ मिला ही नहीं, झारखंड तेलंगाना की सरकारों ने भी ऐसे ही आरोप लगा दिए। एक बार बजट पर ममता बनर्जी और दिल्ली की मंत्री आतिशी को सुनिए, फिर बताता हूं कि वाकई क्या 2 राज्यों को सब कुछ मिला और बाकी को कुछ नहीं मिला है, इसका सच बताओ। हमें कुछ नहीं कहेंगे, हमें कोई टिप्पणी करना नहीं है इसका बारे में। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। दार्जिलिंग देखिए, दार्जिलिंग से वोट लेते हैं, वोट का टाइम में बड़ा बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं, और वोट आ जाने के बाद, हो जाने का बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना दार्जिलिंग को, दिस आई कैन नॉट सपोर्ट। इस बार यूनियन बजट 48 लाख करोड़ का है, तो दिल्ली की जो 20,000 करोड़ की डिमांड है, ये यूनियन बजट का मात्र 0.4% है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 1 रुपया शेयर इन टैक्सेस का नहीं दिया और 1 रुपया भी दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं। आपको फैक्ट्स बताऊं उससे पहले आप खुद सोचिए, केंद्र सरकार जो बजट बनाती है, अगर आप इस देश को एक शरीर माने तो वो बजट पेट में जाने वाला खाना होता है। क्या यह संभव है कि जो पेट में खाना गया है उससे जो एनर्जी बनेगी वो एक हाथ कहे कि मुझे नहीं मिली है, सारी एनर्जी बाएं हाथ को चली गई, या एक पैर कह दे कि नहीं मेरे पास तो कोई एनर्जी आ ही नहीं रही है, वो तो सब दूसरी तरफ चली गई। ऐसा संभव है? या दिल अगर खून पंप कर रहा है तो कोई एक पार्ट कह सकता है कि मुझे तो खून आ ही नहीं रहा है, सारा खून सीधा पैर को दे दिए हैं? ऐसा होता है? ऐसा कैसे चलेगा देश कि एक राज्य को कुछ नहीं देंगे दूसरे को सब दे देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? देश है बॉस, ऐसे नहीं चलता है। अच्छा, आपने इंडी गठबंधन शासित राज्य सरकारों के आरोप सुन लिए, अब आप बजट पर किस तरह की राजनीति हो रही है देखिए। इंडी गठबंधन पहले तो माहौल बना रहा है कि बजट में सब बिहार आंध्र प्रदेश को दे दिया, जबकि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस आरोप लगा रही कि आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं मिला। पार्टी की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश को 0 मदद दी है। अमरावती के लिए मिले 15,000 करोड़ को भी वाईएसआर कांग्रेस ने मामूली रकम बताकर खारिज कर दिया। तो एक तरफ आरोप है कि सब दे दिया आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश के ऑपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि हमको कुछ मिला ही नहीं है। मोदी विरोध में इंडी गठबंधन राजनीति को किस लेवल तक लेकर आ गया है कि अब तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने नीति आयोग की मीटिंग के बहिष्कार की बात कह दी। स्टालिन ने आरोप लगाया कि बजट में तमिलनाडु को कुछ नहीं दिया गया। इंडी गठबंधन के नेताओं को यह समझना होगा कि यह देश का बजट है, किसी पार्टी का बजट नहीं है जिसमें एक राज्य को ज्यादा दे दिया और दूसरे को कम। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बजट में मोदी सरकार सबसे पहले उन राज्यों को भर भर के फंड देती जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, या उन राज्यों को ज्यादा फंड देती जहां बीजेपी की सरकार है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां तक बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश को आर्थिक मदद की मांग बहुत पुरानी है। जब आंध्र प्रदेश का विभाजन 2 राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तब भी यह तय हुआ था कि बदलते हालात में आंध्र प्रदेश को नए राज्य के रूप में विकसित करने के लिए उसे आर्थिक मदद दी जाएगी। और जहां तक बिहार का सवाल है तो बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन की कहानी किसी से छिपी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने आंख बंद करके अपने सहयोगियों की कोई बात मान ली। अगर ऐसा करना होता तो मोदी सरकार दोनों राज्यों को विशेष राज्य का ही दर्जा दे देती। यह भी समझना होगा कि बजट में जो भी पैसा हेल्थ के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है वो किसी राज्य को देखकर थोड़ी मिलता है, बल्कि यह सबके लिए होता है। जैसे पीएम आवास योजना के तहत जो 1 करोड़ घर और बनेंगे, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार और यूपी में बनेंगे, बंगाल में भी बनेंगे। 100 बड़े शहरों में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन को सुधारा जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 100 बड़े शहर सिर्फ बीजेपी के राज्यों वाले हैं। आम आदमी को जो टैक्स में राहत मिली वो बंगाल के लोगों को भी मिली है और दिल्ली के लोगों को भी मिली है।
जो बजट में युवाओं के लिए रोजगार के प्रावधान किए गए हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने की बात कही गई है, वो किसी एक राज्य के लिए है क्या? और ऐसी लंबी लिस्ट है जहां बजट के तहत जो स्कीम्स है वो सभी राज्यों के लिए है। तो इंडी गठबंधन ये कैसे माहौल बना रहा है कि बॉस हमको तो कुछ दिए नहीं, हमको तो कुछ दिए नहीं। आप ये भी देखिए कि मोदी सरकार ने पूर्वी राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम नाम की एक योजना लाई है। इस योजना के दायरे में बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल है। इस योजना के तहत इन राज्यों के बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा ताकि ये क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रिम भूमिका निभा सके। तो बॉस इसमें तो बंगाल है, तो कैसे आपको कुछ नहीं मिला? आप खुद देखिए, नरेंद्र मोदी जिन विकसित भारत का सपना बुन रहे हैं उनमें पश्चिम बंगाल की भी अहम भूमिका है और झारखंड की भी भूमिका है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना साकार करें और विपक्ष के राज्यों की जानबूझकर अनदेखी कर दें। ऐसा हो सकता है कि एक देश विकसित होगा, उसमें बंगाल को कुछ नहीं मिलेगा? अच्छा, इस बार के बजट को देखने के बाद इंडी गठबंधन कह रहा है कि उनके राज्यों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार किसी राज्य को कुछ ना दे। जहां तक पक्षपात के आरोप की बात है, आपको पिछले साल के बजट के आंकड़े दिखाता हूं, जिससे यह पता चल जाएगा कि क्या मोदी सरकार बजट में पक्षपात करती है, क्योंकि इस साल का आंकड़ा तो अभी आएगा जब पूरा बजट दिखेगा और उसको एनालाइज किया जाएगा। लेकिन आपको पिछले बार के आंकड़े में ही पता चल जाएगा कि 2023-24 में, 2023-2024 में जो राज्यों को फंड मिला, राज्यों को फंड, ये क्या मिला भाई सरकार की कमाई में से? सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन था भाई? यूपी था। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी है, तो उसको 1,83,000 करोड़ मिला। 83 के करोड़ इतना मिला यूपी को। नंबर 2 पे पिछले साल बिहार था, और जिस साल बिहार को यह मिला उस समय बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर सरकार चला रहे थे। तो बिहार को 1,02,000 करोड़ मिला। ठीक है, तीसरे नंबर पे था मध्य प्रदेश, एमपी, यह भी बड़ा राज्य है, उसको 80,000 करोड़ मिला। ठीक है भाई। चौथे नंबर पर कौन था? बंगाल था चौथे नंबर पे पिछले बार, जिसको 76,000 करोड़ मिला। 80,000 करोड़ और यहां 76,000 करोड़ मिला। और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र, उसको मिला 64,000 करोड़ सीआर। और 6ठे नंबर पे राजस्थान था, जिस राजस्थान को पिछली बार दिया गया था 61,000 करोड़। अब इसमें पिछले बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, बंगाल यहां ममता बनर्जी की सरकार थी, बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही। टॉप 6 में 3 राज्य जिनको सबसे ज्यादा पैसा पिछली बार मिला था, वो 3 ऑपोजिशन के राज्य थे।